तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जन आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे कि जन आंदोलन क्या होते हैं। तो मैंने पाठ का स्वरूप लिखा है कि इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जन आंदोलन होता क्या है, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो देखिए, जनता पर जब अत्याचार बढ़ जाते हैं तो उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं, तो उसे जन आंदोलन कहते हैं। यानी कि अपने ऊपर हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना ही जन आंदोलन कहलाता है। अब ये जन आंदोलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो दल आधारित आंदोलन और एक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। सबसे पहले देखिए कि दल आधारित आंदोलन क्या होते हैं। इसमें देखिए एक शब्द है दल। जब कोई राजनीतिक दल किसी आंदोलन में शामिल होता है तो वो दल आधारित आंदोलन होता है। जैसे आप कोई भी आंदोलन ले लीजिए, उसमें कोई भी अगर आपको नेता दिखता है तो वो आंदोलन दल आधारित आंदोलन माना जाएगा। लेकिन जब हम दलों से स्वतंत्र आंदोलन की बात करते हैं तो इसमें कोई भी राजनीतिक दल शामिल नहीं होता। ये किसी आम जनता या आम लोगों के खिलाफ आम लोगों से ही उठाया जाता है, यानी कि इसमें कोई आम लोग ही शामिल होते हैं, इसमें कोई नेता शामिल नहीं होता। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है चिपको आंदोलन के बारे में, दलित पैंथर्स के बारे में, भारतीय किसान यूनियन BKU के बारे में, ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में, सूचना का अधिकार आंदोलन के बारे में और नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। एक और है इसमें नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, उसके बारे में मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। और लास्ट में हमें ये पढ़ना होगा कि इस आंदोलनों से हमें क्या सबक मिलता है। तो सबसे पहले हम चिपको आंदोलन के बारे में देखते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत 1973 में मानी जाती है और इसकी शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांव से हुई थी, जिनमें से रैणी गांव प्रमुख था। नाम आपको याद होना चाहिए, रैणी गांव। तो पहले आप पढ़ लीजिए इसको, मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ, फिर मैं इसकी कहानी सुनाता हूँ कि हुआ क्या था। इस आंदोलन के शुरुआती दौर में इसका नेतृत्व चंडी देवी और गोरा देवी ने किया था। बाद में इसकी कमान सुंदरलाल बहुगुणा ने संभाल रखी थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था भारी हस्तक्षेप से अंगूर के पेड़ों को बचाना। देखिए हुआ क्या था कि रैणी गांव के जो लोग थे उन्होंने वन विभाग से ये अनुमति मांगी कि हमें अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति दे दो, क्योंकि उन्हें अंगूर के पेड़ों की आवश्यकता थी। किंतु वन विभाग का उस पर अधिकार था। वन विभाग ने मना कर दिया साफ साफ कि तुम अंगूर के पेड़ नहीं काट सकते, क्योंकि वन विभाग को इसके बदले पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने गांव वालों को मना कर दिया। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि एक एक भारी कंपनी थी, उसने वन विभाग से अंगूर के वही पेड़ काटने की अनुमति मांगी। तो क्या हुआ कि फिर जनता में आक्रोश बढ़ गया। जनता ने सोचा कि जो पेड़ काटने की अनुमति हमें नहीं दी गई वो किसी भारी लोगों को दी गई है। तो इसी से इस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। देखिए, इस आंदोलन में हुआ क्या था कि जब भी कोई बाहर से कोई पेड़ काटने आता था तो जो लोग होते थे वो पेड़ से चिपक जाते थे। तो इस आंदोलन का नाम ऐसे ही पड़ा कि चिपको आंदोलन, क्योंकि वो पेड़ों को कटने नहीं देते थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि चिपको आंदोलन कैसे पड़ा इसका नाम। और ये आंदोलन बहुत ही फेमस हुआ था। मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन इस भारत में नहीं बल्कि दुनिया में भी ये फेमस हुआ था, इसलिए हर साल इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब देख लेते हैं कि इस आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, यानी कि इससे आंदोलन से क्या क्या और काम हुए। अंगूर के पेड़ों को बचाना इसका प्रमुख कारण था। जंगल के संसाधनों को बचाना। यहाँ पे देखिए अंगूर है, ये अंगूर मत समझ लेना इसे, अंगूर के पेड़ अलग होते हैं और अंगूर की झाड़ियाँ अलग होती हैं। और दूसरा कारण था जंगल के संसाधनों को बचाना, यानी कि जंगल की जो उनकी संपत्ति है उसको भी वो नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे, इसलिए बाहर के जो लोग थे वो जंगल की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, लेकिन वो लोग उनको रोक रहे थे। शराबखोरी की लत को बंद करना और पर्यावरणीय विकास करना। तो देखिए, आपसे पूछ लिया जाएगा ये चिपको आंदोलन कैसा आंदोलन था, आपको बताना है कि ये पर्यावरणीय आंदोलन था। अब हमने चिपको आंदोलन के बारे में देख लिया, बस आपको हल्का हल्का इसमें समझना है। अगर आप इसके बाद NCERT बुक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरे आंदोलन की बात करते हैं, जो कि दलित पैंथर्स आंदोलन है। देखिए, आपको दलित नाम से आपको थोड़ा बहुत तो आपको लग रहा होगा कि ये जो निचली जाति होती है उनसे संबंधित ये आंदोलन है, क्योंकि आपने दलितों का नाम हमेशा सुना है कि दलित क्या होते हैं।
जो पिछड़ी जाति होती है उनको हम दलित कहते हैं। अक्सर उनके नाम के शब्द के आगे हम दलित लगाते हैं। तो देखिए, जो दलितों का देवता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको पता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो भी एक दलित परिवार से थे, तो इन्हें दलितों का देवता माना जाता है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी 1972। आपको सभी आंदोलनों की डेट और जगह नाम याद रखनी है, क्योंकि ये फैक्ट्स होते हैं एक मार्क्स वाले। इसका प्रमुख कारण था कि दलितों पर अत्याचार को रोकना। तो देखें क्या होता है इसमें। महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना। दलित पैंथर्स का मतलब है युवाओं का एक संगठन, ये आपको ध्यान रखना है। आज़ादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। इनकी मांग थी कि दलितों के लिए भी कानून बनाया जाए। इन्होंने सीधी सी एक मांग रखी थी सरकार से कि हम पर जो अत्याचार करते हैं ये बड़े लोग, वो अत्याचार हम पर नहीं किए जाए, बल्कि हमारे लिए भी संविधान में कानून का प्रावधान किया जाए कि हम पर अत्याचार ना हो और हमें भी वो विकास करने का मौका मिले और हमें भी वो अधिकार मिले जो कि बड़े लोगों को मिलते हैं। तो इनकी एक छोटी सी मांग थी, ये ज़्यादा बड़ा आंदोलन नहीं था। ये अपनी मतलब ये एक मांग रखते थे सरकार से कि हमारे लिए भी एक कानून बनाया जाए। आपको ये याद रखना है। सरकार ने 70 के दशक में कुछ कानून बनाए जिससे छुआछूत की प्रथा को खत्म किया जा सके, परंतु कुछ राज्यों में या गांवों में अभी भी ये प्रथा समाप्त नहीं हुई। आपको पता है कि छुआछूत की प्रथा बहुत ही फेमस थी पहले, कि ये पहले से चलता आ रहा है कि जो निचली जाति के जो लोग होते हैं उनसे ना हाथ मिलाया जाए, ना उनके हाथ लगाए जाए, उनको मतलब ऐसे मतलब अपवित्र माना जाता था। तो ये पहले से होता आ रहा था कि ये छुआछूत की प्रथा चल रही थी। तो ये आपको इसके बारे में आपको पता है। तो दलित यही चाहते थे कि इस छुआछूत की प्रथा को ख़त्म किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र जो राज्य था उसमें ये बहुत होती थी। तो आगे देखते हैं हम। इस प्रथा को उन्होंने समाप्त करने की बात रखी थी सरकार के सामने। आगे सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया। यहाँ पे व्यापक का मतलब है थोड़ा बड़ा, क्योंकि व्यापक जहाँ पे भी शब्द आता है ये कठिन शब्दों का प्रयोग है, लेकिन आपको इसका सब मतलब समझना है कि इस व्यापक का मतलब है बड़ा। तो इस कानून के अंतर्गत दलित पर अत्याचार यानी कि दलितों पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया। सरकार ने भी दलितों का साथ दिया और जो दलितों पर अत्याचार करते थे उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इसके लिए सरकार ने बामसेम की स्थापना की। BMSF यानी कि बामसेम की स्थापना की। इसकी फुल फॉर्म होती है बैकवर्ड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की स्थापना। देखिए, ये एक ऐसी संस्था थी जो कि दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर निगाह रखती थी और सरकार को उससे परिचित करवाती थी। तो ये आपको इस संस्था का नाम पता होना चाहिए। 1 मार्क्स क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट आंदोलन की बात करते हैं, जो कि ये भी बड़ा फेमस आंदोलन है, भारतीय किसान यूनियन BKU। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम BKU कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म ही है भारतीय किसान यूनियन। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से, जो कि जगह का नाम है मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। 1988 में मानी जाती है और इसके प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत माने जाते हैं। देखिए आगे देखते हैं हम। 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ में लगभग 20,000 किसान जमा हुए। यानी कि 20,000 किसान जमा हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ एक मांग रखी, आंदोलन रखी। उन्होंने क्या मांग रखी कि जो बिजली की जो वहाँ पे दर थी उनकी बढ़ोतरी का उन्होंने विरोध किया। यानी कि आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि जो खेतों में वो बिजली प्रयोग करते थे उनका बिल ज़्यादा आता था। तो वो सरकार से यही मांग रख रहे थे कि जो बिजली की जो बिल आता है उसे कम किया जाए। तो उनकी ये प्रमुख मांग थी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने और कुछ भी मांगे रखी, वो आगे हम देखते हैं। ये किसान BKU के सदस्य थे। BKU क्या है कि देखिए, एक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों का एक संगठन बना रखा है उन्होंने, जिसे हम BKU कहते हैं। तो BKU आपसे पूछ भी रह जाता है BKU क्या है, तो आपको बताना है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के किसानों ने कुछ एक संगठन बना रखा है जिसे हम BKU कहते हैं।
यह 80 के दशक में किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में एक था। अग्रणी का मतलब होता है आगे के संगठनों में। आगे देखते हैं हम जून 1970 के दशक के शुरुआत में, यानी कि आपको पता है कि 1967 से 1975 तक हरित क्रांति का असर रहा और इसी असर से ये किसान आगे जाकर उजागर हुए। तब इन राज्यों को ही, यानी कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही ज़्यादा फायदा हुआ और इसी समय पर ये BKU संगठन बना था। और किसानों ने इस आंदोलन की जो मांगे रखी थी वो क्या क्या रखी थी, ये 4 मांगे मैंने लिखी है कि गेहूं और जो गन्ने और गेहूं की खरीद है उसका मूल्य बढ़ाया जाए। होता क्या था कि जो किसान गन्ना और गेहूं पैदा करते थे उनकी जो खरीद थी वो बहुत ही कम थी, यानी कि उनका जो मूल्य था वो बहुत ही कम था और किसान ये मांग कर रहे थे कि उनका मूल्य बढ़ाया जाए। और दूसरी मांग ये कर रहे थे कि उनका जो कर्ज है उनको भी माफ़ किया जाए, यानी कि किसानों पर जो बहुत ज़्यादा कर्ज बन गया था और वो देने की हालत में नहीं थे। तो उन्होंने ये मांग रखी सरकार से कि हमारे कर्ज को भी माफ़ किया जाए। आगे कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटाए जाए। आवाजाही का मतलब है यहाँ पे आयात और निर्यात, जो भी हम अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात करते हैं उनकी जो पाबंदियां उस पर भी हटाया जाए। तो किसानों ने ये मांग भी रखी। और चौथी मांग ये रखी कि पेंशन देने का प्रावधान भी किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को भी पेंशन देनी चाहिए, जैसे जो ओल्ड एल्डर्स होते हैं उनको पेंशन दी जाती है वैसे ही किसानों को पेंशन दी जानी चाहिए। तो किसानों ये मांगे रखी कुछ, ये आपको पता होनी चाहिए, इनको आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए, सरकार पर अपनी मांगों को मानने के लिए दबाव डालने के क्रम में BKU ने रैली, धरना प्रदर्शन और जेल अभियान का सहारा लिया। तो ये सब कुछ प्रमुख उनके सहारा थे जिनसे उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। तो किसान आंदोलन आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी शुरुआत मेरठ, आपको ये पता होना चाहिए इसकी शुरुआत मेरठ शहर से हुई थी। और किसानों की मांगे थी कि ये जो मांगे मैंने लिखी है प्रमुख मांगे थी कि बिजली दर है उसमें कटौती की जाए। तो ये भारतीय किसान यूनियन जो ये पूरा हुआ हमारा। अब हम देखते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन। देखिए, ये जो आंदोलन था वो एक महिलाओं ने शुरू किया था। जो चिपको आंदोलन था उनमें भी महिलाएं ज़्यादा शामिल थी और ये ताड़ी विरोधी आंदोलन है, ये भी एक महिलाओं ने अपने ऊपर होते अत्याचार को देखते हुए ये आंदोलन शुरू किया था। तो देखिए, इससे जो संबंधित राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, यानी आंध्र प्रदेश का एक जिला है नेल्लोर और उसका एक गांव है दुबरघंटा। अगर आपको नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसे 2-3 बार लिख कर देखिए, आपको ये याद हो जाएगा ज़रूर। इसका प्रमुख कारण था कि शराब पर रोक लगाई जाए। देखिए, ताड़ी का मतलब यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूज हो रहा होगा कि ताड़ी का मतलब क्या होता है। ये ताड़ी का मतलब होता है मदिरा, शराब, आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ये ऐसा जो देसी शराब होती है उसे हम ताड़ी कहते हैं। तो ये जो महिलाएं होती थी उन्होंने ये आंदोलन की इसकी शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत कैसी हुई ये देखिए आप। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के एक दूर दराज के गांव, यानी कि बहुत दूर एक गांव था, छोटा सा गांव दुर्बंटा में 1990 के शुरुआती दौर में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। ये कार्यक्रम क्या था कि आपको पता है कि महिलाएं एक मीटिंग कर लेती हैं और उस मीटिंग में कई महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं और वो अपने जो घरेलू शिक्षा होती है वो लेती हैं, यानी कि एक दूसरे से वो चर्चा करती हैं, डिस्कशन करती है। और उनकी एक टीचर भी होती हैं जो मतलब बुजुर्ग महिला होती है या फिर कोई समझदार महिला होती है। तो ये ऐसे एक कार्यक्रम चलाया जाता था और इस कक्षा में, यानी कि एक उनकी कक्षाएं मानी जाती थी, जैसे हमारी कक्षाएं होती है ना, बच्चों की कक्षाएं होती है, वैसे ही महिलाओं की कक्षा होती थी उसी गांव में। तो इस कक्षा में महिलाओं ने ये कहा कि जो घर के पुरुष हैं वो देसी शराब, ताड़ी आदि पीते हैं। तो इनकी शिकायतें महिलाओं ने दर्ज की। तो महिलाएं आपस में डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारी जो हस्बैंड है वो दारू पी के आते हैं शाम को और हमें उनकी दारू बंद करवानी चाहिए। तो ये यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। आगे देखते हम कि जो ग्रामीण यानी कि जो गांव के लोग थे उनको शराब की लत लग चुकी थी, यानी कि पूरा गांव शराब पीने लग गया था। इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो बुरी तरह प्रभावित हुई थी। शराबखोरी से कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। पुरुष अपने काम से लगातार गैर हाजिर रहने लगे। शराबखोरी से परेशान महिलाओं को हो रही परिवार की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी।
इससे क्या हो रहा था कि जो जो घर की जो परिवार की महिलाएं थी उनको ज़्यादा इससे परेशानी हो रही थी, क्योंकि दिन भर जो आदमी काम करके आता था वो पूरा गुस्सा महिलाओं पर निकालता था, दारू पीता था, उन्हें पीटता था, मारता था। तो इसी वजह से महिलाओं ने एक आंदोलन की शुरुआत की कि हमें ताड़ी की बिक्री बंद करवाना। उन्होंने एक सिंपल सा नारा दिया कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताड़ी की बिक्री बंद करो, ताड़ी की बिक्री बंद करो। उनका एक सिंपल सा नारा है, आपको याद होना चाहिए, बंद करो। आपको ये नारा याद होना चाहिए कि ताड़ी की बिक्री बंद करो। बड़ा ही सिंपल नारा है। आगे देखते हैं। नेल्लोर में महिलाएं ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आई और उन्होंने शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दबाव बनाया। यह खबर तेजी से फैली और करीब 5,000 गांवों की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। देखिए कितने ज़्यादा गांव, 5,000। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आंदोलन फिर कितना फेमस हुआ जब इसमें 5,000 गांव शामिल हो गए। यानी कि पूरा का पूरा जो राज्य है आंध्र प्रदेश, वो पूरा इसमें शामिल हो गया। फिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई आपको पता होना चाहिए, दुर्बंटा गांव से। नेल्लोर जिलों में नेल्लोर जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई, यानी कि 17 बार बंद कर दी गई। नेल्लोर जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। आपके एक बुक में 137 पेज नंबर पे एक बॉक्स दे रखा है कि उसमें महिलाओं की बहादुरी दिखाई गई है कि कैसे महिलाओं ने ताड़ी की बिक्री बंद करवाने के लिए क्या क्या काम किए। तो वो बॉक्स आपको ज़रूर पढ़ना है। उसमें ये दिखाया गया है कि जो ताड़ी की जीप आती थी उसको महिलाएं कैसे रोकती थी। तो ये आपको ज़रूर पढ़ना है। इस तरह ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का हिस्सा बन गया। इससे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा आदि विषयों पर भी आवाज़ उठाई गई। यानी कि पहले तो इस आंदोलन का प्रमुख ये कारण था कि इस ताड़ी की बिक्री बंद की जाए। लेकिन बाद में महिलाओं ने और भी अन्य विषयों पर भी चर्चा की, जैसे घरेलू हिंसा होती है उनके साथ, यौन उत्पीड़न होता है, दहेज प्रथा होती है, इनको भी समाप्त किया जाए। तो ये भी उन्होंने आगे आवाज़ उठाई। इस तरह के अभियानों ने महिलाओं के मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की। यानी कि इस आंदोलन से महिलाओं की एक जो महिलाओं की भागीदारी है उसमें बढ़ोतरी हुई कि यानी कि महिलाओं को भी ज़्यादा अधिकार देने की फिर बात की गई। तो ये आंदोलन महिलाओं का आंदोलन माना जाता है। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आंदोलन है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अक्सर इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप CBSE के पेपर उठा के देखेंगे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट आंदोलन भी है। और एक चिपको आंदोलन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों आंदोलन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। इसकी शुरुआत 1980 और 1989 में मानी जाती है। यानी कि 1990 के अंतिम दशक में इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसका जो मुख्य विवाद था वो था कि लोगों का पुनर्वास। अब देखते हैं कि कैसे। 8वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। देखिए जी, अब जो बांध थे उनमें 30 बड़े बांध थे, 135 मझोले बांध थे और 300 छोटे बांध थे। मझोले का मतलब है यहाँ पे थोड़े छोटे बांध, लेकिन मतलब बीच के बांध, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे। मझोले का अर्थ होता है एक सेम इक्वल में, यानी कि सेम हाइट में। तो आपको इन बांधों के नाम पता होने चाहिए कि 30 बड़े थे, 135 मझोले थे और 300 छोटे थे। देखिए हुआ क्या था कि जो आपको पता है कि नर्मदा नदी बहुत बड़ी नदी है और ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो गुजरात में है। तो गुजरात में एक बड़ा बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया था जिसे हम सरदार सरोवर बांध परियोजना कहते हैं। तो उससे हुआ क्या था कि जो बांध बनाने से जो वहाँ पे जो लोग थे उनको उनके विस्थापन की समस्या थी, यानी कि वो वहाँ से उनको लोगों को हटाया जाना था। तो लोगों ने इसका विरोध किया कि बांध यहाँ पर ना बनाया जाए, क्योंकि बांध बनाने से हमारे जो घर बार है वो उजड़ जाएगा और हम कहाँ जाएंगे। तो इस पर ये विवाद चल रहा था। तो आगे देखते हैं कि क्या हुआ आगे। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देश्य यानी कि बहुत बड़ी परियोजना विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया।
बांध समर्थकों यानी कि बांध बनाने वालों का कहना था कि इससे निर्माण से गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों में पीने का पानी उपलब्ध होगा, सिंचाई के लिए व्यवस्था उपलब्ध होगी और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी तथा कृषि की उपज में गुणात्मक वृद्धि होगी। जो बांध बनाने वाले थे उन्होंने क्या कहा थी, अगर बांध बनाएंगे तो जनता को ही लाभ होगा, यानी कि उन्हें पीने का पानी मिलेगा, उन्हें बिजली भी मिल जाएगी और बिजली भी वो बना सकते हैं और खेती में वो सिंचाई भी कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि ये बात तो चलो तुम्हारी सही है, लेकिन हमारे जो घर बार उजड़ेंगे उसका क्या। तो जनता ये चाहती थी कि बांध बनाओ लेकिन हमारे जो घर बार हैं उनकी भी ख्याल रखो। तो ये प्रमुख आंदोलन ये इसीलिए उजागर हुआ और इसका नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन इसलिए पड़ा क्योंकि ये नर्मदा नदी पर बांध बनाने से ये जनता बांध बनाने से रोकना चाहती थी सरकार को, तो इसीलिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन पड़ा। आगे देखते हैं इसमें, इस बांध के निर्माण से संबंधित राज्यों के 245 गांव डूब के क्षेत्र में आ रहे थे, यानी कि 245 गांवों को खतरा था। गांव के करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया। जो स्थानीय कार्यकर्ताओं मतलब जो स्थानीय सरकार है उन्होंने सरकार से मांग की कि इससे 245 गांव डूब जाएंगे और करीब 2.5 लाख लोगों का पुनर्वास की समस्या आएगी। अब इतने लोगों का पुनर्वास करना कोई छोटी बात थोड़ी ना है, तो इसका प्रमुख मुद्दा था कि लोगों का पुनर्वास कैसे किया जाए। शुरुआत में आंदोलन ने यह मांग रखी कि परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों का समुचित पुनर्वास किया जाए। अब ये मामला न्यायपालिका में गया। अब न्यायपालिका में ये मामला गया तो न्यायपालिका ने कहा चलो तुम्हारी दोनों की बात सही है, क्योंकि बांध बनाना भी ज़रूरी है नदी पर, क्योंकि बांध नहीं बनाया जाएगा कि नदी का पानी तो उससे सुनामी भी आ सकती है और मतलब बाढ़ भी आ सकती है उससे। सुनामी तो नहीं लेकिन बाढ़ आ सकती है उससे। तो न्यायपालिका ने सोचा कि सरकार का जो फैसला है वो भी सही है, लेकिन दूसरी तरफ ये सोचा कि लोगों की मांग भी सही है क्योंकि उन्हें विस्थापन की समस्या होगी और सरकार को उन्हें पुनर्वास दिया जाना चाहिए। तो न्यायपालिका ने दोनों पक्षों का ही समर्थन किया, उन्होंने किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया। इससे सरकार भी खुश हुई और जनता भी खुश हुई। लेकिन न्यायपालिका ने कहा कि बांध बनाना आवश्यक है और विस्थापित लोगों का पुनर्वास भी दिया जाए, यानी कि सरकार से कहा कि तुम बांध तो बनाओ लेकिन जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको घर बार देने की भी मतलब मंजूरी दो, यानी कि उन्हें तुम वादा करो कि तुम उन्हें पुनर्वास दिलाओगे, यानी कि उस जगह नहीं तो तुम दूसरी जगह उन्हें पुनर्वास दिलाओगे। पुनर्वास का मतलब होता है उन्हें घर दिलाना या फिर रहने की जगह दिलाना। तो आप ये नर्मदा बचाओ आंदोलन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं सूचना के अधिकार का आंदोलन। देखिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंदोलन नहीं है, एक ये और एक NFF आएगा, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। तो ये आंदोलन है लेकिन ये बुक में आपको दे रखे हैं इसलिए आपको पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे आपको इस पर नज़र अच्छी मारनी है एक बार ज़रूर। शुरुआत इसकी हुई थी राजस्थान से, 1990 के दशक में इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसका नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया था, जिसे हम MKSS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए आइए देखते हैं कि इस आंदोलन मतलब क्या मांगी थी। राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। यानी कि जो राजस्थान के जो किसान होते थे, यानी कि जो मजदूर और किसान होते थे, जो इस संगठन के जो किसान थे, यानी कि एक ऐसा संगठन था जिसके बहुत सारे इसमें किसान इकट्ठा होते थे और उन किसानों ने सरकार के सामने ये मांग रखी कि जो राजस्थान के जो स्थानीय इलाका है वहाँ पे जो भी मतलब उन्हें जो भी सरकार पैसे देती है, यानी कि स्थानीय सरकार को जो भी सरकार पैसे देती है केंद्र सरकार, उन जो पैसे देती है वो किसानों को भी पता होनी चाहिए, यानी कि उनका खुलासा किसानों के सामने भी होना चाहिए। क्योंकि जो ऐसा मानते थे किसान कि वहाँ की जो सरकार है स्थानीय सरकार वो उस पैसों में घपला कर रही है और वो पैसे खा रही है, इसलिए किसानों को उन पर डाउट था। आगे इसमें देखते हैं कि आगे क्या हुआ। यह मांग राजस्थान के बेहद पिछड़े इलाके भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई। भीम तहसील से ये मांग उठी थी और इन लोगों को ये लग रहा था कि स्कूलों, डिस्पेंसरी, छोटे बांधों तथा सामुदायिक केंद्रों के निर्माण कार्य के दौरान उन्हें दी गई मजदूरी में भारी घपला हुआ। उन्हें ये लग रहा था कि सरकार ने आगे से पैसे ज़्यादा भेजे थे लेकिन उन्हें कम दिया गया है और इसी से उन्होंने ये नाम रख दिया कि हमें सूचना मिलनी चाहिए।
तो इसी से ये सूचना के अधिकार का आंदोलन का नाम पड़ा। सूचना का मतलब है कि उन्हें सरकार किसानों को सूचना दे डायरेक्ट कि हमने कितनी पैसा भेजी है, ना कि जो स्थानीय सरकार है उसको पैसा भेजे। उसको पैसा भेजे तो किसानों को भी ये बताना ज़रूरी है कि हमने इतना पैसा भेजा है और इतनी तुम्हारी मजदूरी भेजी है। तो इस आंदोलन यही था, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, बस इसमें सूचना मतलब किसानों को सूचना का अधिकार होना चाहिए, ये इसका प्रमुख कारण था। अब देखते हैं नेशनल फिश वर्कर्स फोरम NFF। मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत विश्व का दूसरा स्थान है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद होनी चाहिए। आपने अपने देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटीय इलाकों में देसी मछुआरों समुदायों के हजारों हजार परिवार मछली पकड़ने के पेशे में सम्मिलित संलग्न है, यानी कि शामिल है। आपको पता है कि हमारे जो तटीय इलाके होते हैं, तटीय जो राज्य होते हैं, वहाँ पर मछुआरे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और वहाँ पे समुद्र, क्योंकि बड़े बड़े समुद्र होते हैं और नदियाँ होती हैं, वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर जो मछली पालन का काम ज़्यादा होता है। तो जो वहाँ पे देसी मछुआरे पाए जाते हैं। तो आगे इसमें देखते हैं आगे क्या है। सरकार ने जब मशीनीकृत मत्स्य आखेट और भारतीय समुद्र में बड़े पैमाने पर मत्स्य दोहन के लिए बॉटम ट्रॉलिंग जैसे प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति दी, तो मछुआरों के जीवन और आजीविका के आने का संकट खड़ा हुआ। देखिए, ये आपको शायद समझ में आया है कि बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है और आखेट मत्स्य आखेट क्या होता है। यानी मत्स्य आखेट का मतलब तो सिंपल है कि मछलियों का शिकार करना, लेकिन बॉटम ट्रॉलिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि पहले क्या होता था कि पहले किसान जो थे वो सिर्फ जाल से मछलियाँ पकड़ते थे, यानी कि समुद्र में एक जाल फेंका और उसमें 4-5 मछलियाँ पकड़ के वो ले आते थे, उसमें कम मछलियाँ पकड़ में आती थी। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे ने जो नई नई तकनीकी विकसित हुई और अब बॉटम ट्रॉलिंग का दौर चलाया, यानी कि एक ऐसी मशीन जो कि समुद्र में जाती है और कम समय में ज़्यादा मछलियाँ इकट्ठी करके ले आती है। तो इससे जो मछुआरे थे वो क्या सोचते थे कि जो मछलियाँ हैं इसमें हमारी जो मछलियाँ हैं, नदी की मछलियाँ, उसमें कमी आ जाएगी और हमारी जो जीवन यापन है वो नहीं हो सकेगा आगे। तो जो मछुआरे थे उन्होंने ये मांग उठाई कि जो ये बॉटम ट्रॉलिंग है उसको ये बंद किया जाए, क्योंकि इससे हमारे जो आजीविका है उस पर असर पड़ेगा। आजीविका मतलब है कि उनकी जो घर की जो स्थिति है, यानी कि वो जो आज मछुआरे होते हैं वो सिर्फ मछली पालन ही करते हैं, यानी कि मछलियों को बेचते हैं और मछलियों को मतलब अपनी आजीविका का हिस्सा बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अगर मछलियाँ नहीं रहेंगी, कि समुद्रों में मछलियाँ नहीं रहेंगी तो वो आजीविका कैसे अपनी आजीविका को पूरी करेंगे। तो उन्होंने ये मांग उठाई थी कि जो बॉटम ट्रॉलिंग है उसको बंद किया जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है। ये एक ऐसी मशीन होती है जिससे कि मछलियों को पकड़ा जाता है। आगे इसके देखते हैं। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने 1997 में केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी और इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। यानी कि कानूनी लड़ाई का मतलब है ये कि उन्होंने सरकार से आग्रह किया, यानी उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा कि हमें ये आज़ादी दी जाए कि हमारी जो आसपास की जो इलाके हैं उसमें सिर्फ मछली पकड़ने का अधिकार हमें ही हो, ना कि कोई बाहर की कंपनी आके उसमें बॉटम ट्रॉलिंग से मछलियाँ पकड़े। मशीनों का उपयोग नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ सिंपल हमारा जो जाल से मछली पकड़ने का जो तरीका है वही तरीका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इस आंदोलन का प्रमुख कारण यही था। ये आपको अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक है जन आंदोलन के सबक। ये आप देख लेते हैं जन आंदोलन के सबक। जन आंदोलन के सबक क्या क्या हुए। तो इससे जो पिछड़े वर्गों थे उनका सरकार पर ध्यान गया, यानी कि जो सरकार होती है वो पिछड़े वर्गों पर उनका ध्यान गया। सिंपल भाषा में आप समझिए कि जो नीची जाति होती है उनका ध्यान सरकार पर जाता नहीं, लेकिन जब वो कोई आंदोलन उठाते हैं तो सरकार का उस पर ऑटोमेटिक ही ध्यान चला जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। जब कोई जनता आंदोलन उठाती है और उस आंदोलन के जरिए जब सरकार उस मांग को पूरा करती है, जनता की मांग को, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। इससे मांगों का पूरा होना, यानी कि मांग पूरे हो जाते हैं। जब आंदोलन उठाया जाता है जब आंदोलन अगर बड़ा होता है तो उससे मांग जल्दी पूरी हो जाती है। जैसे चिपको आंदोलन होता है, उससे पेड़ नहीं काटे गए फिर बाद में,
और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, ये बड़े बड़े आंदोलन थे। भारतीय किसान यूनियन था, ये भी एक बड़ा आंदोलन था। तो बड़े आंदोलन से इस मांग पूरी हो जाती है। सरकार के निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि इससे जब आंदोलन उठते हैं तो सरकार को निर्णय भी फिर ज़्यादा लेने पड़ते हैं अलग अलग। तो ये कुछ सबक मिलते हैं जन आंदोलन से। ये 2 लाइन भी लिखी हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यही ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। बस आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपने डीपली एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको ऑटोमेटिक ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।